क्या रे, मस्त तेरा हाथ चलता है, एकदम मशीन के माफिक। हाँ, कोई फायदा नहीं। अपन 200 जनों का खाना बनाते हैं और पगार कितना मिलता है? सिर्फ 5,000 रुपये। सुनना, अरे तेरा कितना काम बाकी है, थोड़ा जल्दी करना इसको, फिर अपन साथ में लंच करेंगे ना। पीछे हटना, तेरे को पता है ना कि मेरे को पसंद नहीं है और मेरे पैर पे भी चोट लगी हुई है। ये विकास, क्या चल रहा है? तू अपना आशिकी ना बाहर जाके करने का, कितना काम पड़ा हुआ है, ग्राहक आकर बाहर बैठा हुआ है। वो मैं क्या बोल रहा था कि तू और मैं, I mean, मैं और तू, हाँ बोलना। अपन के दिल में कुछ है तेरे लिए। हाँ तो फिर मेरे को क्या बोल रहे हैं? मेरी आई को बोलना। क्या? अरे तू पागल हो गई क्या? मैं तेरी आई को बोलूंगा आई लव यू? क्या तेरे को बोला ना ये सब नहीं। क्या तू भी स्नेहा, अरे बचपन से जानते हैं ना मेरे को, भरोसा नहीं मेरे पे? भरोसा है, लेकिन शादी से पहले कुछ नहीं। पहले तुम दोनों सेटल हो जाओ, फिर शादी। तूने मेरे को बोला था ना कि तो भी जॉब के लिए अप्लाई किया। हाँ, कंपनी में टेलीफोन ऑपरेटर का काम है और इसने भी एक नई कंपनी में ही अप्लाई किया हुआ है। तो अच्छी बात है ना, पर पहले काम धंधा जमा लो, थोड़ा पैसा जमा करो, फिर शादी के बारे में सोचो। लेकिन आई, हम दोनों मिलजुल के चला लेंगे। स्नेहा, नहीं, आई सही बोलती है। पहले हम लोग सेटल होंगे, थोड़ा पैसा वैसा जमा करेंगे और फिर शादी करेंगे। ठीक, मेरे तो माँ बाप है नहीं, आई जैसा बोलेगी वैसा ही कर। आई, अगर कभी मेरा इंटरव्यू पास हो गया ना तो सीधा कैटरिंग का काम बंद और नया काम चालू। फिर तो हम पैसे वैसे जोड़ेंगे ना। मैं कार्ड दिखाती हूँ। अरे सुन, तूने जिधर अप्लाई किया वो कंपनी अच्छी है ना? हाँ, लेकिन आई कंपनी छोटी है, पगार बहुत अच्छी है। आई, अच्छा आई, कल मैं और विकास ना काम के बाद ना इंटरव्यू के लिए जाएंगे और फिर उसके बाद महालक्ष्मी के मंदिर। तो आते वक्त थोड़ा सा देर हो जाएगा, चलेगा ना? देवी के दर्शन के लिए जा रही है ना, जा जा, पर सुन थोड़ा जल्दी आना, काजी वक्त में तुझे। हाँ आई। इंटरव्यू तो बहुत अच्छा हुआ है, बस ये नौकरी मिल जाए, इसलिए जाते जाते ना महालक्ष्मी के मंदिर जाएंगे और फिर तुरंत घर। आई ने बोला है जल्दी आना। हाँ पता है मुझे आई ने क्या बोला है। आई ने तेरे को बोला जल्दी घर जाने का, है ना? अरे 7वीं बार बोल रही है तू। आई को फिक्र होती है इसलिए बोल रही हूँ। मालूम है तेरे आई को फिक्र होती है। स्नेहा, मुझे लग रहा है ना सिटी स्कूल के पुराने। तेरे को बोला था देख के चलने का। बहुत दर्द हो रहा है, घर चलते हैं, मंदिर कभी और आएंगे। हाँ हाँ ठीक ठीक, चल चल। अरे स्नेहा, नहीं चला जा रहा, स्टेशन बहुत दूर है, कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? एक मिनट रुक जा। भाई साहब, ओ ये कोई शॉर्टकट है क्या? हाँ यही मिल बट्टी जाता है, जो मैं भी वहीं जा रहा हूँ। एक शॉर्टकट है, हम ऐसे निकलते, चला जा। अच्छा बहुत दर्द हो रही है, चला भी नहीं जाए। हाँ, यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, फिर उसके बाद निकल जाएंगे। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। बहुत दर्द हो रहा है। बस पास में स्टेशन, थोड़ी देर यहाँ बैठते उसके बाद निकलेंगे।
जगह बहुत सुनसान है विकास, हम लोग ना यहाँ से चलते हैं, चलो। लेकिन स्नेहा, आखिर तू चल भी तो नहीं पा रही है ना, तो थोड़ी देर यहाँ बैठ तो उसके बाद निकल लेंगे। बहुत दर्द हो रहा है। देख मेरी बात, इसने मेरी बात सुन, इधर देख, कुछ भी नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। हम अभी इसी वक्त चल के मंदिर में शादी कर लेते हैं। आई को मैं समझा दूंगा ना, तू टेंशन मत ले। शादी नहीं, आई को पता चलेगा तो हाँ ये मर जाएगी। आई देख स्नेहा, ऐसा कुछ नहीं। मैं मेरे दोस्त के घर चलता, वो बिलासपुर में रहता है। हम वहां चल के शादी कर लेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। स्नेहा, मेरी बात समझने की कोशिश कर। एक मिनट। हेलो, हाँ माधव भाई, माधव भाई वो मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, वो मुझे गांव जाना है क्योंकि बाबा बीमार है। ठीक है, ओके। मेरी माधव भाई से बात हुई है, वो घाटकोपर स्टेशन आ रहे हैं पैसे देने के लिए, और फिर वहां से हम लोग बीटी निकल जाएंगे और बिलासपुर की कोई भी गाड़ी पकड़ लेंगे। वहां मेरा दोस्त रहता है, हम चल के वहां पे शादी कर लेंगे। स्नेहा, मैं सब हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। तू इधर रुक, मैं अंकल से पैसे लेकर के आता हूँ। अंकल ने कुछ पैसे दिए, मैं तेरे लिए कपड़े लेकर के आता हूँ। वही स्नेहा पर हेलो मैडम, मैं स्नेहा जोशी की माँ बात कर रही हूँ। वो कल आपके यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई थी ना? सॉरी मैडम, वो इंटरव्यू के बाद किधर गई मुझे नहीं पता। माधव जी, मैं स्नेहा की माँ बात कर रही हूँ। स्नेहा आई थी ना आपके पास कल? वो कल आई थी, लेकिन टाइम से थोड़ा जल्दी निकल गई थी, फिर कहाँ गई मुझे पता नहीं है। शायद कल रात से मेरी बेटी घर नहीं आई। मैंने हमारे सारे बस्ती वालों को, उसके सारे दोस्तों को, हमारे सारे रिश्तेदारों को फोन किया साहब, वो कहीं नहीं है। साहब वो केटरिंग कंपनी जहाँ पे वो काम करती है ना, वहाँ पे भी फोन किया मैंने, वो वहाँ आकर चली गई। वो बोल के गई थी एक इंटरव्यू के लिए जा रही है, ये पता है इसका। यहाँ भी फोन किया साहब, यहाँ भी आके चली गई। वो कुछ पता ही नहीं है उसका। उसका मोबाइल नंबर 98। ठीक है मैडम, हमने कंप्लीट नोट कर ली है, हम पता करते हैं। और हाँ, उसका कोई फोन आए या उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिले तो सीधा इधर आके बता। मुझे पूरी नशोदा से। हाँ, शोधता हूँ। क्या रे विकास, आने की खबर तो दे देता, मैं तुझे स्टेशन लेने आ जाता। मेरे बेटा
और चाहिए? नहीं नहीं, वो दरअसल मैं जल्दी में निकला तो सोचा कि दोस्त के घर पे जाता हूँ। अच्छा किया यहाँ चले आए, लेकिन सामान किधर है तुम्हारा? वो आंटी रास्ते में किसी ने मार लिया। ओ, चल छोड़, कोई बात नहीं, मेरे कपड़े तू पहन ले, हाथ मुंह धो, मैं इसको मैं पूरा वाला कमरा दिखा देता। चल चल। हाँ मैडम, मैं स्नेहा जोशी जहाँ काम कर रही थी वहीं से बोल रहा हूँ। कल वो यहाँ से जल्दी निकल गई थी। ठीक है, आज एक दिन रुकते हैं, अगर कल नहीं लौटती है तो उसकी कॉल रिकॉर्ड निकलवाते हैं। सुनना, चल डॉक्टर के पास चलते हैं। स्नेहा, हेलो। आई कुठे आहेस तू बेटा? स्नेहा, तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ आई, बस थोड़ी सी बीमार हूँ। मला तुझी काळजी वाटते। कहाँ है तू? कुछ तो बोल अपने आई को। आई तू रो मत आई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ना आई विकास के साथ हूँ। स्नेहा, मैंने तो पुलिस में भी रिपोर्ट कर दिया है। पुलिस? नहीं आई, तू पुलिस को ये बोल कि मैं तुझे मिल गई हूँ। पुलिस को कुछ मत बताना। स्नेहा, हेलो। साहिब, अरे मैडम, अभी तक आपकी बेटी का कोई पता नहीं चला। पता चलते ही आपको? नहीं साहब, वो मिल गई। मिल गई? किधर मिल गई? यही थी वो। ये आप ये केस प्लीज कैंसिल कर दीजिए। अरे मैडम, ऐसे कैसे केस कैंसिल होगा? पहले आपकी लड़की को यहाँ थाने लेके आओ, पुलिस उसका बयान लेगी, उसके बाद केस कैंसिल होगा। ठीक है सर। आ गई तुम्हारी बेटी? हाँ, वो काम पे गई है। अरे उसको बोलो एक बार आके थाने में शक्ल दिखा के जाए। बोलती हूँ उसको। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। क्या इसका तू बेटा? अरे कहाँ हो तुम लोग? ठीक है हम आते। विकास, अरे ओ विकास, चल पुराने दोस्तों से मिल के आते। बस एक मिनट, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। स्नेहा, मैं वो मनोज के साथ मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम अंदर रहना। किसके साथ बात कर रहे थे? बात? कौन है अंदर? कोई नहीं। मैंने अभी सुनी आवाज। एक मिनट, ये लड़की कौन है? ये लड़की कब से रह रही है? तू कैसे जानता है इसको? मनोज, वो दरअसल हम दोनों ने भाग के शादी की थी, तो क्या? इसलिए उसको यहाँ पे छुपा के रखा। अरे लेकिन आंटी
मैं सब समझाता हूँ आपको। आप आओ ना। एक तरफ स्नेहा की माँ गायत्री स्नेहा के इस तरह अचानक गायब हो जाने से परेशान थी और वहीं दूसरी तरफ वो स्नेहा भी किसी दर्द से जूझ रही थी और इधर पुलिस भी मिसिंग कंप्लेंट पर एक्शन लेते हुए परेशान थी और विकास भी अपने दोस्त और उसकी माँ से कुछ छिपा रहा था। लेकिन अब गायत्री स्नेहा की मिसिंग कंप्लेंट वापस क्यों लेना चाहती थी? आखिर माँ बेटी के बीच में क्या बातचीत हुई थी? पुलिस ने स्नेहा के बारे में 4-5 बार पूछताछ की, लेकिन क्यों गायत्री हर बार बहाना बनाकर टालती रही? क्या स्नेहा वाकई किसी मुसीबत में थी या फिर अपनी मुसीबत को छुपाकर वो किसी और बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी? तो आज कहाँ चलना है मैडम? नया असाइनमेंट दिया है बॉस ने, मुंबई के अनोखे स्ट्रक्चर्स कैप्चर करने का। पता है, लोगों को लगता है कि मुंबई में ना सिर्फ सीलिंग और गेटवे ऑफ इंडिया ही दिखते हैं। मैं ना एकदम अलग तस्वीर दिखाना चाहती हूँ दुनिया को मुंबई की। भक्ति मिल्स एकदम अलग और यादगार बनाना चाहती हूँ। यस ऑफ कोर्स, यादगार तो होगा ही। मुझे मुंबई जाना है। क्या? आई से बात हुई है मेरी। स्नेहा, स्नेहा, कैसी है तू? ठीक तो है ना तू? कहाँ थी तू इतने दिन? मैं बताता हूँ ये सब। तू जा यहाँ से, जा अपने घर जा। चल, और ये बैग मुझे दे दे। उस रोज जब हम महालक्ष्मी मंदिर जा रहे थे ना आई, तो रास्ते में मेरे पैर पे चोट लग गई थी। तो याद है ना, वो जो चोट लगी थी उसके टांके फूल गए और बहुत खून निकलने लगा। तो हम लोगों ने प्लान कैंसिल कर दिया मंदिर जाने का और हम लोग वापस घर आ रहे थे और मुझसे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था। और हम लोगों ने सोचा कि हम लोग शॉर्टकट लेके घर जाते हैं। शॉर्टकट लेने के चक्कर में आई मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम बस कल थाने जाएंगे और केस वापस ले लेंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना ये समाज। ये है तुम्हारी बेटी। हो मैडम, वो केस वापस लेना था। अब तो ये आ गई ना। बेचारे केस फाइल्स दे दो। तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे वो क्या पूछ रही? मैं कब से उसको फोन करूं, फोन उठा ही नहीं रही मेरा। एक मिनट, इधर आइए। तुम भी। नाम क्या है तुम्हारा? जी, विकास। क्या लगते हो इसके? तो दोस्त है मेरी। सच बोल रहा है ये? अभी 1 महीने से कहाँ थी तुम? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? देखो, यहाँ पर किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। कुछ भी तो नहीं। आप केस वापस लीजिए ना। 1 मिनट, मैं इससे बात करूं। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? पिछले 1 महीने से तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही है, हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कहाँ थी तुम? किसी ने कुछ किया तुम्हारे साथ? मारा?
यहाँ पर किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। उस दिन जो कुछ हुआ वो सब बता दो। बोलो। अब बताओ उस दिन हुआ क्या था? उस रोज जब हम लोग महालक्ष्मी मंदिर की तरफ जा रहे थे तो मेरे पैर में चोट लग गई थी और हम लोगों ने भक्ति मील वाले रास्ते से शॉर्टकट लिया रेलवे स्टेशन जाने के लिए। ये विकास भी मेरे साथ ही था। भक्ति सर, घाटकोपर पुलिस स्टेशन में हमने इस केस के संबंध में एक 0 FIR दर्ज किया है, लेकिन जहाँ पर ये वारदात हुई वो भक्ति मिल्स आपके पुलिस स्टेशन के अंडर आता है। ये रही केस की डिटेल्स। आप बताइए आपके साथ क्या हुआ? मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था, तो इसलिए मैं और विकास वहाँ पर थोड़ी देर आराम करने के लिए रुक गए थे। मैं ना ये रुमाल बांध देता हूँ, इससे तेरा खून बंद हो जाएगा। क्या हो रहा है भाई? तुम लोगों को मालूम नहीं है प्राइवेट इलाका? हाँ हाँ वो मालूम है, ये प्राइवेट इलाका है। तो दरअसल हम लोग महालक्ष्मी स्टेशन जा रहे थे तो अचानक इसके पैर में चोट लगी तो थोड़ी देर बैठ गए थे। तो ऐसे कैसे रुक गए? हाँ, प्राइवेट एरिया ही है, बाप का बगीचा नहीं है। बाप पे मत समझाना। ए क्या करेंगे? हाँ, तू इधर लड़की के साथ आया ना, टाइम पास भी किया तो भाड़ा कौन देगा? हम लोग निकल रहे हैं, विकास किधर के नीचे इसको। अरे क्या कर रही हो? विकास छोड़ो। अरे किधर है तुम लोग? इधर नया मार है एकदम। छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ दूंगा। विकास नाटक नहीं चाहिए मेरे को। ज्यादा हीरो बनती दिखाई ना, थोड़ा फोड़ दूंगा साले। तू बटे ले क्या? नहीं चाहिए। बात बता, कपड़े मैं उतारूं या तू उतारे? प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। देख, जितना बोलता हूँ चुपचाप, मत्था मत खराब कर ले। भाई तू उतार, ठीक है? ये शुभ काम भी मैं ही कर रहा हूँ। अरे देख तू नहीं, तेरे अंदर दम कितना। विकास! हेलो पंकज भाई, ये कहाँ है तू? जल्दी आ, माल आया। क्या रे? आमिर ने फोन पे बोला माल आया, इधर है। काम चालू कर दे। मजे लिए जा।
इधर आइए। ये दुपट्टा आपका? हाँ, दुपट्टा क्या फॉरेंसिक टेस्ट सर्टिफिकेट होते। अगर ये दुपट्टा अभी तक यही है तो हो सकता है कि इस केस से जुड़े हुए कई सारे सबूत हमें यहाँ मिल सके। चारों तरफ अच्छे तरीके से छान मार। सर ये सारी चीजें कलेक्ट करो और फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजो। सर स्नेहा, साहब वो घटना के बाद उन पांचों ने हम दोनों को इधर ही छोड़ दिया और फिर धमकी भी दी और उसके बाद वो लोग उस रास्ते से निकल गए। ये रोना धोना बंद कर, समझी? और जो बोल रहा हूँ ना वो कान खोल के ध्यान से सुन। अगर ये बात किसी को बताई, किसी को भी तो घर में घुस के मारेंगे। नाम पता सब है हमारे पास, बाकी फोटो और वीडियो दोनों है। और सीधा इंटरनेट पर डालेंगे हम लोग, समझी? अब चुपचाप यहाँ से निकल, स्टेशन जा, गाड़ी पकड़ और घर जा। चलो वजीर भाई। सर उन लड़कों का क्या करेंगे? आंख खींचेंगे। वो लड़के भक्ति मिल्स के आसपास के, अपने आदमियों को काम पे लगा। 22 तारीख को फोटो जर्नलिस्ट का केस भी आया था। हाँ सर। क्या कर रहे हो इधर? क्यों, क्या हुआ? वो केस क्राइम ब्रांच देख रही है। आई नो मोहित, लेकिन एक ही जगह सिमिलर तरीका, सिमिलर वारदात। मुझे पूरा विश्वास है कि ये दोनों केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन लड़कों में से एक भी हाथ में आ गया, जबान खींच के बाकी के नाम उगलवा लेंगे। क्राइम ब्रांच से भी इस केस की रिपोर्ट शेयर। सर फोटो जर्नलिस्ट के मामले के बाद पुलिस और प्रशासन दोनों सतर्क हो गए। इस केस की निंदा करने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए थे, इंसाफ के लिए आवाजें उठने लगी। पुलिस पर लगातार दबाव बढ़ रहा था। एक ही जगह पर एक जैसे दो जघन्य अपराधों ने सबको सकते में डाल दिया था। पुलिस के लिए इन दोनों केसेस को सुलझाना एक बड़ी चुनौती थी, जहां शायद अपराधी एक ही थे, लेकिन पुलिस बड़ी मुस्तैदी से इस केस को हल करने के लिए दिन रात जुटी हुई थी। पर इतना तो तय था कि पुलिस का पाला शातिर मुजरिमों से पड़ा था।
आइए प्लीज लेडी। इस आदमी को बोला यहाँ से जाने को आए। यहाँ लेडी डॉक्टर नहीं है? जी बुलाइए। चलो आओ आओ, कोई डरने की बात नहीं, आओ। देखिए, इंसिडेंट को 1 महीना हो चुका है। शरीर पे इंजुरीज है, पर शारीरिक इंजुरी से ज्यादा मन को, I mean दिमाग को चोट लगी है। इसका साइकियाट्रिक एग्जामिनेशन होना जरूरी है, उससे बहुत कुछ सामने आएगा। ओके। वो लोग जब मैं आंख बंद करती हूँ ना, तो सब मेरे आंखों के सामने आ गए। फोटो और वीडियो दोनों है और सीधा इंटरनेट पे डालेंगे हम लोग। किसी अबला औरत की अस्मिता पर हमला करना हत्या से भी जघन्य अपराध है। ऐसी घटनाओं में मेडिकल एग्जामिनेशन घटना के 24 घंटों के अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन स्नेहा के केस में ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेडिकल रिपोर्ट में गैंगरेप को साबित करने के कोई भी पुख्ता सबूत मौजूद नहीं थे। लेकिन शारीरिक दुष्कर्म का असर सिर्फ शरीर पर ही नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा औरत के दिल और दिमाग पर पड़ता है। अगर डॉक्टरी जुबान में कहें तो स्नेहा इस वक्त PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से ग्रस्त थी। ऐसे में इंसान हर पल अपने आप को लाचार, बेबस और हारा हुआ समझता है, डिप्रेसिव और हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। साइकियाट्रिस्ट की टीम ने अपनी रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को सौंप दी थी और क्राइम ब्रांच ने पूरी जिम्मेदारी के साथ इस मामले की बागडोर संभाल ली थी। वो पांच उनमें से 16-17 साल का लड़का था शायद। शक्ल से वो सब ना गुड्डे थे। और उसके बाद कैबिन को लेकर जाइए। भक्ति मिल के पास में डिस्क्रिप्शन से मैच करते हुए जितने भी लड़के हैं सब पीड़ित लड़की सिर्फ एक लड़के का स्केच बनवा पाई थी। पुलिस ने भक्ति मिल्स के 2 किलोमीटर के दायरे में तकरीबन 150 लड़कों को टटोला और उनकी दिन रात की कोशिश से उन्हें आखिर कामयाबी मिल ही गई। चलो भाई, चल जल्दी। भाई 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 एक कुछ काम है, मुझे कुछ काम याद आ गया अभी। आ जाओ दोबारा आ जाओ। सब मैं कब भाग रहा था, मैं तो घर जा रहा हूँ। चल थाने बात कर। सब हुआ क्या है? चल चल ले चलो। बेटे सच नहीं बोलेगा तो क्या होगा पता है? जैसा जो लड़के थे उनका कुछ हो ना, लेकिन तू लंबे टाइम के लिए अंदर जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं। चल बैठ जा।
जिस लड़की के साथ तुम लोगों ने वो कांड किया ना, उसके साथ एक लड़का भी था। उसको अभी यहाँ बुलाऊंगा, वो तेरी पहचान करेगा, बात खत्म। तू जाएगा अंदर, बाकी चारों को ढूंढने की मेहनत कौन करेगा? वही थे, लड़के को बुला। यस सर। सब बताता हूँ सब 4 लोग थे। एजाज, वजीर, पंकज और सब आमिर और तू। हाँ साहब मैं था, पर साहब पिछली बार मैं नहीं था, पिछली बार टिल्लू था। मैंने कोई काम नहीं किया पिछली बार। मतलब पिछली बार किसके साथ कांड किया? साहब वो जो टीवी पे आ रही है ना, वो अखबार वाली लड़की, उसके साथ उन चारों ने कांड किया था। एजाज, वजीर, पंकज, आमिर और टिल्लू। मैं नहीं था, मैं पिछली बार नहीं था, मैं सिर्फ एक फोटो जर्नलिस्ट अपने ऑफिस के असाइनमेंट के संबंध में अपने एक मेल सहकर्मी के साथ इसी भक्ति मिल में गई थी और इसी तरह 5 लोगों ने, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल था, उसके साथ बलात्कार किया। बाद में इस केस को लेकर मीडिया और लोगों में जबरदस्त जन आक्रोश हुआ और इस केस को सेनापति बापट मार्ग पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। उस घटना में क्राइम ब्रांच के हाथ अब तक कोई आरोपी नहीं लगा था। दोनों केसेस में फर्क सिर्फ इतना ही है कि स्नेहा शहर छोड़कर बिलासपुर चली गई और उसका केस 1 महीने के बाद दायर हुआ, जबकि फोटो जर्नलिस्ट के मामले में घटना के अगले दिन से ही पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस के हाथ अब आरोपी सनी लगा तो एक बेहद जटिल और संगीन सीरियल क्राइम की गुत्थी खुलने वाली थी। कल फोटो जर्नलिस्ट केस में इन्वॉल्व हमने एक लड़के को उठाया, इसका नाम है टिल्लू। इसने वो सारे नाम बताए जो आपने बताए थे, वजीर, एजाज, आमिर, अलबत्ता इसने एक नया नाम बताया, पंकज। और ये पंकज जो है उस गैंग रेप में इन्वॉल्व है। जफर साहब मुझे लगता है कि उस मिल में कोई रैकेट है। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ये एक रैकेट ही है। ये कमीने वहां घात लगा के बैठते हैं और आने जाने वाली लड़कियों का शिकार करते हैं। सर पूरा मीडिया और पब्लिक पुलिस के पीछे हाथ धो के पड़ी है सर। शरद, वो तुम देखते जाओ इन कमीनों के साथ हम क्या करते हैं। सलाम साहब, अफजल बोल रहा हूँ। बोलो अफजल, क्या खबर है? एजाज दिल्ली से आ गया साहब, जरीमारी खोली में। तेरा नाम एजाज? हाँ? अरे क्या हुआ साहब? साहब अरे हाँ साहब, मैं मुमरा से बोल रहा हूँ। वो वजीर शेख है ना, जिसका टीवी पे न्यूज़ आया था, उसको मैंने देखा है उसकी खोली पे जाते हुए। वो और ऑरेंज टी शर्ट वाला और जिसने ब्लैक पैंट ग्रे शर्ट पहनी है, वो वाला लड़का। हाँ सर, वही दोनों है, बाकी इनमें से कोई नहीं है। सर ये दोनों फोटो जर्नलिस्ट वाले केस में भी इन्वॉल्व थे। 3 मिलने अभी और बाकी। उस रात बिलासपुर जाने के लिए विकास ने अपने मालिक से 1500 रुपए लिए थे। बिलासपुर में उसका दोस्त मनोज, उसकी मां सुमन, ये दोनों के बयान हमारे पास में है और ये दोनों बयान साबित करते हैं कि डर और बदनामी की वजह से ये दोनों मुंबई से बिलासपुर गए। जी सर। और हाँ, फोटो जर्नलिस्ट के केस को टीवी पे देखने के बाद और अपनी मां गायत्री के लगातार मुंबई आकर मिसिंग कंप्लेंट विड्रॉ करने के जिद से स्नेहा मुंबई आ गई और यहाँ आकर पीएसआई नम्रता के सामने उसने अपनी आप बीती सुनाई। सर गायनाकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के बयान से भी इस अपराध की पुष्टि होती है। शरद, हमारे पास में एक पुख्ता सबूत है, ये कॉल रिकॉर्ड। इन 5 के मोबाइल 31 जुलाई और 22 अगस्त दोनों वारदात के वक्त भक्ति मिल में एक्टिव थे। उस दौरान इनकी लगातार आपस में बातचीत हो रही थी और ये एक दूसरे को बुलाकर इस जुर्म को अंजाम दे रहे थे। और तो और दोनों विक्टिम और उनके साथियों के भी फोन इस कंपाउंड के अंदर एक्टिव थे उस वक्त। सर इन सारे अपराधियों की बैठक भक्ति मिल में होती थी। ये लोग भक्ति मिल से आने जाने वाली लड़कियों को अपना टारगेट बनाते। सर लेकिन कई लड़कियों ने इस बात की कोई कंप्लेंट नहीं दर्ज कराई। यही तो मुश्किल है शरद, ऐसे हालात में अक्सर लड़कियां डर जाती हैं।
स्नेहा भी डर गई थी, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया। जर्नलिस्ट ने हिम्मत की और रिजल्ट सामने। जिस हैवानियत और प्री प्लानिंग के साथ में जुर्म को अंजाम दिया गया है, ऐसे दरिंदों को तो सिर्फ सजा नहीं देनी चाहिए, इन्हें सूली पे लटका देनी चाहिए। हमारी तो पूरी तैयारी है और कोर्ट के फैसले पे हमें पूरा भरोसा है। दोनों ही बलात्कार के केसेस इंतहाई नाजुक थे। सभी अपराधियों को पकड़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि न जाने और कितनी जिंदगियां खतरे में थी। पुलिस ने कमर कस ली थी और दिन रात काम में जुट गई थी। सारी मशीनरी हरकत में आ गई थी। जागरूक नागरिकों ने हिम्मत का प्रदर्शन किया और एक के बाद एक मिलती इंफॉर्मेशन से सिर्फ 3 दिनों में पुलिस ने सभी मुजरिमों को धर दबोचा। बलात्कार करता है, बलात्कार करेगा तू, बलात्कार करेगा तू, बात है रेप करने का शौक है, रेप करने का। स्नेहा के साथ हुए जघन्य अपराध में कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन फोटो जर्नलिस्ट के मामले को भी मेनली इसी केस से जोड़कर देखा गया, हालांकि उसकी सुनवाई अलग से हुई। फोटो जर्नलिस्ट मामले में स्नेहा के केस का संज्ञान लेते हुए माननीय अदालत ने आरोपी आमिर, वजीर और पंकज को रिपीट ऑफेंडर्स यानी कि एक ही अपराध को बार बार करने वाला मानकर महिला अपराध से जुड़े नए कानून आईपीसी की धारा 376 के तहत मौत की सजा सुनाई। यह अपने आप में एक अप्रत्याशित फैसला था। नए कानून के तहत देश में दिया गया यह पहला जजमेंट था। और वहीं दूसरी तरफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने दोनों नाबालिग आरोपियों सनी और टिल्लू को बाल अपराध से जुड़ी सबसे ज्यादा 3 साल की सजा दी। इस केस से जुड़े सभी अपराधी 5 दिनों के अंदर पकड़े गए और केस की चार्जशीट अपराध के 57 दिनों के अंदर कोर्ट में फाइल कर दी गई। इस केस में समाज की भूमिका भी काफी सराहनीय रही। यहाँ पुलिस को खबर उनके खबरियों से ज्यादा पब्लिक से मिली और स्नेहा जोशी और फोटो जर्नलिस्ट के अदम्य साहस को भी क्राइम पेट्रोल सलाम करता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।